नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूंगा। आज की वीडियो आप सबके लिए जनरल साइंस की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैं आज बायोलॉजी आपको स्टार्ट कराऊंगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने आर्मी के लिए बनाया हुआ है। तो आर्मी लेवल के ही क्वेश्चन या फिर जो पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, जनरल साइंस के जितने भी रेलवे के वो क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो मैं आपको डायग्राम से नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। बायो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जी कोशिका। अब देखो कोशिका से कितने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आए भी हुए हैं, आगे आने भी वाले हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट ये है कि कोशिका की स्टडी या अध्ययन को, ठीक है जी, कोशिका की स्टडी या अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका की स्टडी या अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका है क्या। तो कोशिका आपको मैं बताऊं या सेल, तो ये क्या चीज़ है। इसमें दो पॉइंट्स हैं। इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, या हिंदी में हम कह सकते हैं मौलिक इकाई। ठीक है जी, मौलिक इकाई। तो शरीर की मौलिक इकाई सेल। अच्छा, कोशिका एक संरचनात्मक इकाई भी होती है। संरचनात्मक इकाई, वो भी कोशिका है। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कोशिका है। कोशिका की खोज, अगला क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है जी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। इम्पॉर्टेंट है, 1665 में, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665। मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी थी। रॉबर्ट हुक साहब ने एक किस पे किया था? ये लकड़ी की छाल, वृक्ष की छाल पे। ठीक है जी, वृक्ष की छाल यानी कि एक मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा कि भाई ये जो छिलका है, ये इस तरह से इसमें कोष्ठक बने हुए हैं। तो इन्हीं को उन्होंने बोला ये कोष्ठक या सेल हैं। तो सभी, लगभग सभी पेड़ों में, सभी वृक्षों में, सभी जीव में इस तरह के कोष्ठक या वृक्ष सेल होते हैं। तो इसीलिए जितने भी जीव बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। जैसे क्या होता है स्ट्रक्चर? पहले सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू हो जाते हैं तो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम के बाद एक बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि भाई जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूमेनहॉक ने। ल्यूमेनहॉक ने। और जीवित कोशिका है क्या? जीवित कोशिका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की खोज हो या फिर जीवित कोशिका की खोज हो लिविंग सेल की, तो ल्यूमेनहॉक ने की थी। किन्होंने की थी? ल्यूमेनहॉक ने की थी। अब देखो एक सेल क्या है? कोई भी बॉडी हमारी सेल से ही बनता है। कोई भी शरीर हमारा हो, पेड़ पौधे हो, चींटी हो, हाथी हो, सभी सेल से स्टार्ट होता है ना। सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जानते हैं हम बहुत सारे, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ऑर्गन है। फिर सिस्टम बनते हैं, सिस्टम के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला जो है सेल के बाद देखो सेल की स्टडी पढ़ ली हमने, साइटोलॉजी। अच्छा, साइटो वर्ड जो है वो सेल से ही रिप्रेजेंट करता है। साइटो जहाँ लग गया तो सेल। कोई भी एक सेल होती है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। सेल क्या है? इसे हम देख नहीं सकते, इतनी छोटी होती है। तो माइक्रोस्कोपिक है ये, सूक्ष्म जीव होती है सेल, एक तरह से सूक्ष्मदर्शी होती है। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये मैंने जो सेल का स्ट्रक्चर बनाया, इसके मिडिल में होता है जी
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है जी, कोशिका के अंग, कोशिकांग। सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये बीच में, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है जी। जो ये आउटर लेयर है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसे बोलेंगे केंद्रक, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अच्छा, उसके बाद हर एक सेल में जितनी भी सेल्स हैं, ये सारी की सारी सेल्स में एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। कोशिका एक बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम कोशिका के अंग कहते हैं। इनसे भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इस तरह से इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कुछ इस तरह के छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। उसके बाद कुछ और छोटे पार्ट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन क्या है और कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, ये जनरली 99% क्या होती है, सेमी परमिएबल। पूछा जाता है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल क्या है जी, सेमी परमिएबल अर्ध परागम्य, अर्ध परागम्य। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ मॉलिक्यूल्स इससे आर पार हो सकते हैं, जैसे हम किशमिश फूल जाता है तो उससे कुछ वाटर हमारा इनसाइड चला जाता है, ठीक है जी। इस तरह की मेम्ब्रेन होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आ सकते हैं, इसलिए हर सेल क्या होती है, अर्ध परागम्य। कई ऑप्शन दिया जाता है, सेलेक्टिव है, अर्ध परागम्य, आपने क्या लगाना है, अर्ध परागम्य। अच्छा देखो, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, सेल वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक को बोलते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका, दूसरी होती है जी एनिमल सेल, जंतु कोशिका। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पादप कोशिका में बोलते हैं भित्ति, जो बाहर की जो लेयर होती है उसे भित्ति कहते हैं, ठीक है जी, भित्ति या वॉल, सेल वॉल। और यहाँ पर उसको झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भित्ति सेल्यूलोज की बनती है, किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक प्रोटीन है, सेल्यूलोज एक प्रोटीन है। अच्छा, सेल्यूलोज की वजह से ये क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे पेड़ों को आप टच करोगे वो दबते नहीं हैं, तो उनकी जो हार्डनेस होती है वो सेल्यूलोज की वजह से होती है, उनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है, ये डिफरेंस है। अच्छा, प्लांट सेल में राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है जी। राइबोसोम के बारे में जब भी सवाल आएगा कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, सेल्यूलोज हो गया, झिल्ली हो गई, ठीक है। झिल्ली का क्वेश्चन जब भी आएगा अर्ध परागम्य होती है। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन आपका क्लियर हो गया। एक होता है अच्छा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके फिर से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास या फिर वीडियोस में यही फ़ायदा होता है कि आप रोक के दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो केंद्रक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केंद्रक की खोज सबसे पहले
पहला क्वेश्चन यही है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की। देखिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कोई हिंदी मीडियम के हैं, कोई इंग्लिश मीडियम के हैं, डोंट टेक टेंशन। तो मैं दोनों भाषा में आपको बताऊंगा, लिखूंगा भी बकायदा, ठीक है जी। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपनी कॉपी में प्लीज़ उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। काम क्या है इसका? काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियस जो गोला है, ये जो गोला है, इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके जो अंदर होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम मैंने आपकी पीडीएफ पूरी बना रखी है, नोट्स में दे दूंगा आपको मैं बकायदा। पूरे मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जनरल साइंस की, आर्मी के लिए। तो मनुष्य में कितने होते हैं, कछुए में कितने गुणसूत्र हैं, कबूतर में कितने हैं, ये सारे। खैर मनुष्य में जैसे आपको याद होगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी, और 44 होते हैं ऑटोसोम, ठीक है। अब ये गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर डीएनए। देखो सेल, बहुत छोटी सेल, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बीच में होता है न्यूक्लियस। उसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। खैर इतना डीपली हमें जाना नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं गुणसूत्र, ठीक है जी। क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। मतलब मैं अपना अगर बाल भी उखाड़ दूं, वो भी एक सेल निकाल दी, उसमें भी डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। मैं स्किन से कुछ निकाल दूं, मैं कहीं ब्लड दे दूं, तो ये पूरा का पूरा शरीर मेरा किससे बना है? सेल से बना है। कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है जी। तो हर जगह पूरे शरीर में देखो हड्डियाँ बनी है बोन सेल से, मांस बना है मसल सेल से, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा जो बाकी का पार्ट है वो भी अलग अलग सेल से, ब्लड सेल से। ब्लड में देखो ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन आया था, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक, टिश्यू है एक तरह से, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। तो ये मैं आप ओके, चलिए जी फिर से कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मैं क्या बता रहा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी जहाँ सेल होगी वहाँ न्यूक्लियस होगा, तो वहाँ क्रोमोसोम्स, वहाँ डीएनए। अब डीएनए से क्या क्वेश्चन आता है जी? देखो डीएनए से क्या क्वेश्चन आता है। डीएनए की खोज की थी किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की। वाटसन तथा क्रिक ने की। अच्छा, डीएनए को और क्या कहते हैं जी? डीएनए को ये भी कहते हैं कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे फादर का डीएनए मेरे अंदर होगा, मेरे दादा का भी डीएनए, मतलब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो कोडिंग्स होती है डबल हेलिकल की, वो कोडिंग मैच करती है जहाँ तक हमारा डीएनए पहुँचता है, मतलब हमारी जो संतान होगी, उनकी जो संतान होगी। इसलिए इसको बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये डीएनए मैच करता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि इसमें ना जीन कोडिंग होती है, जीन कोडिंग। तो जीन कोडिंग के लिए, यानी कि जो जीन कोडिंग, डीएनए के 2 जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच की कोडिंग को डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने बताया था। तो उनको कहा जाता है कि जीन कोडिंग का जनक। तो जीन कोडिंग के लिए उनको हरगोविंद सिंह खुराना, ये सवाल भी एक बार आया था, ठीक है जी। अच्छा, डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक, और हमारे जो क्रोमोसोम्स या हमारे गुणसूत्र हो गए वो 46। तो केंद्रक के अंदर ये सब चीज़ें, केंद्रक भी आपका ख़त्म है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी आपको पढ़ा दिया हमने। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखो मैं आपको सवाल सीधा राम सिंह यादव का सीधा सवाल है कि शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्ति ग्रह है ना।
अच्छा, एक और सवाल है, इसकी जो खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी, रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है जी। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है जी ऊर्जा स्टोर करना है, एनर्जी स्टोर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल इससे, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंग है, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग है ये, क्या है ये? सबसे बड़ा अंग है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सवाल और है इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो पावर हाउस आपको बता दिया, शक्ति ग्रह बता दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं इसको, ये भी सवाल है, ठीक है। और इसका क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए। एक डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, दूसरा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल के अंदर दो जगह डीएनए पाया जाता है, ये भी एक सवाल है। एक तो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, दूसरा डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है जी। अच्छा, शक्ति ग्रह इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और सबसे बड़ा अंग भी यही है। साइटोप्लाज्म आपको बता दिया हमने। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल आता है जी। सुसाइड बैग आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? सुसाइड बैग, आत्मघाती थैले, आत्मघाती थैले, आत्मघाती थैले या सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जब कोशिका में पाचन होता है, भाई हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऐसा नहीं कि खाना पूरा यहीं घूमे, रक्त में, कोशिकाओं में, हर जगह हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जाते हैं, हमारा खाना कन्वर्ट होता है केमिकल रस में, जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो पहुंचते हैं प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में। तो जब खाना यहाँ पहुँचा है तो कुछ ऐसे पॉइजनस चीज़ें भी बनती हैं यहाँ, जब यहाँ खाना मतलब यहाँ कुछ जहरीले पदार्थ भी आते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम करते हैं। अगर ये लाइसोसोम उनका पाचन करते करते अगर फट गए तो पूरी कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दैट्स वाई इन्हें क्या कहते हैं हम? आत्मघाती थैले कहते हैं। अच्छा, इनकी खोज के बारे में अगर सवाल आए तो वो भी आप लिख लो कि इसकी खोज डी ड्यूबे ने की, डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे ने की। तो कोशिका का ये सारे पार्ट्स आपको मैंने बता दिए कि आत्मघाती थैले लाइसोसोम, ठीक है जी, डी ड्यूबे ने उनकी खोज की। ये क्या करते हैं कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आ जाए राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कण है कोशिका के अंदर, ठीक है जी। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसकी खोज भी आप लिख लो। इसकी खोज की पैलेड ने। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल के बारे में वो भी आप नोट कर लें जल्दी से, ताकि मज़ा आए वीडियो में। आपको क्लास में जैसा भी जो भी नॉलेज मिल रही है, आप एक कॉपी ज़रूर बनाएं उसके लिए, क्योंकि मैं रोज़ आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। आज का टॉपिक हमारा कोशिका है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं और बहुत सारे अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो रोज़ मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा, आप गारंटेड इनको नोट करेंगे और गारंटेड आप अपने प्रैक्टिस सेट में जो लगवाऊँगा या फिर आप जो अपनी तरफ से लगाएंगे उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों आप एक कॉपी ज़रूर बना लें, ठीक है, और नोट्स लिखते रहें। और एक कुछ नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मेरी किताब भी आने वाली है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको। अच्छा, कोशिका के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो लिख लो आप। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कोशिका की खोज हमने आपको बता दी, कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पूरे विश्व में? सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका या लार्जेस्ट सेल जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है जी, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, जाहिर सी बात है सबसे छोटी भी होगी कोई,
तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, वो होगी, सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे बड़ी होगी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, अगर हम मानव की बात करें हमारे शरीर में, तो जो बड़ी होती है सबसे बड़ी उसको बोलते हैं क्या, न्यूरॉन। ठीक है जी, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन ना आए तो फिर क्या होता है, अंडाणु। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, ओवम, उनके लिए भी लिख देते हैं। न्यूरॉन का नाम न्यूरॉन ही है, तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहते हैं। अच्छा, मानव में सबसे छोटी, तो छोटी इसमें सबसे छोटी होती है शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु कहते हैं, आप हिंदी वाले लिख लें। अगर ये ना हो तो फिर आरबीसी। दोनों देखो, सबसे छोटी वैसे स्पर्म है, लेकिन स्पर्म के बाद जो दूसरी छोटी है वो क्या है, आरबीसी। इसका साइज सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा आरबीसी का है। अगर ये ना आए तो आरबीसी। न्यूरॉन सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे ओवम। अच्छा, मानव की बात हो गई। कुछ आरबीसी अगर नज़र आया तो आरबीसी को भी आप बिल्कुल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। तो हमारा टारगेट अभी आर्मी का बैच जनरल साइंस का चल रहा है, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है जी। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है जी, तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन है। तो आप डायरेक्ट 120 दिन भी लगा सकते हो, 120 दिन डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर 20 से 120 ना लिखा हो तो 120 कन्फर्म है। अच्छा, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, नहीं कॉर्पुसेल। ठीक है जी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल, फुल फॉर्म ये है इसकी। अच्छा, आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी का जीवन काल होगी तो मरने के बाद कहाँ जाती हैं, मरने के बाद ये जाती हैं जी प्लीहा में। प्लीहा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान, सेल का, कोशिका का कब्रिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीहा अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं जी, स्प्लीन। स्प्लीन कलेजा या प्लीहा, बात एक ही है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों की दोनों अगर डेड हो जाती हैं तो इसमें इकट्ठी हो जाती हूँ, तो इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं, किसका, सेल का। अच्छा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कलर हो जाता है रेड। रक्त का जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन वो पाया जाता है किसमें, आरबीसी में। आरबीसी कैसी होती हैं, गोल शेप की होती है, राउंड शेप। ठीक है जी। अगर हम पूछें तो और भी क्वेश्चन बनते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है जी, डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है जी, कॉर्पुसेल्स, इनका जीवन काल कितना है, 2 से 5 दिन। अच्छा, इनके बारे में क्या है, ये रोगों से बचाती हैं, रोगों से बचाती हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, इनको सैनिक भी कहते हैं हम, शरीर की सैनिक, सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो ये भी सेल हैं, ये भी सेल हैं। ठीक है जी। सबसे बड़ी सेल वो होगी, सबसे छोटी सेल मानव शरीर में सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे छोटी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है पूरे सेल का। देखो, मैं आपको दोबारा बता दूं सेल को कैसे हमें पढ़ना है। आप एक टॉपिक पकड़ें और उसके जितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसी तरह से अपनी बुक बनाई है, कोई फालतू चीज़ नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको फिर से रिकैप दे रहा हूँ। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित सेल की किसने की, ल्यूमेनहॉक। जीवित सेल किसे कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु को किसने खोजा, ल्यूमेनहॉक ने। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका है जी, कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। इसका एक और नाम आ जाएगा पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो माइक्रोप्लाज्मा हो या पीपीएलओ हो। ठीक है, तो ये कोशिकाएं हैं। अच्छा, उसके बाद कोशिका के और भी इम्पोर्टेंट, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है जी। कोशिका 2 टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। एनिमल सेल में झिल्ली पाई जाती है और प्लांट सेल में भित्ति पाई जाती है। भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, उसकी वजह से हार्डनेस होती है।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई मतलब अब थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे हम, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आती है। तो प्रोकैरियोटिक में आपको देसी में बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती हैं जो सबसे पहले बनी, मतलब जो इनिशियल स्टेज में थी, जिनमें बहुत सारे अंग जनरेट नहीं हुए थे। जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया है अपना, और न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं होता, मतलब एक नाम की सेल है, पुरानी सेल है, सबसे पहले बनी थी, जो वेल डिफाइंड, जिससे सभी बने हुए हैं सारे जीव, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। कौन सी? यूकैरियोटिक। अच्छा, कुछ जीव जैसे अमीबा, क्वेश्चन आता है अमीबा क्या है? एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक कोशिका से बने हो, एक कोशिकीय। और हमारा क्या है? हमारे में देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हड्डियों की सेल, मांस की सेल, तो हम बहुकोशिकीय है। ठीक है जी। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे सवाल आप नोट कर लें। तो जनरल साइंस की ये वाला टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई इम्प्रूवमेंट है तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके, चलिए जी, फिर से कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मैं क्या बता रहा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी जहाँ सेल होगी वहाँ न्यूक्लियस होगा, तो वहाँ क्रोमोसोम्स, वहाँ डीएनए। अब डीएनए से क्या क्वेश्चन आता है जी? देखो डीएनए से क्या क्वेश्चन आता है। डीएनए की खोज की थी किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की। वाटसन तथा क्रिक ने की। वाटसन तथा क्रिक ने की। अच्छा, डीएनए को और क्या कहते हैं जी? डीएनए को ये भी कहते हैं कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे फादर का डीएनए मेरे अंदर होगा, मेरे दादा का भी डीएनए, मतलब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो कोडिंग्स होती है डबल हेलिकल की, वो कोडिंग मैच करती है जहाँ जहाँ तक हमारा डीएनए पहुँचता है, मतलब हमारी जो संतान होगी, उनकी जो संतान होगी। इसलिए इसको बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये डीएनए मैच करता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि इसमें ना जीन कोडिंग होती है, जीन कोडिंग। तो जीन कोडिंग के लिए, यानी कि जो जीन कोडिंग, डीएनए के दो जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच की कोडिंग को डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने बताया था। तो उनको कहा जाता है कि जीन कोडिंग का जनक। तो जीन कोडिंग के लिए उनको हरगोविंद सिंह खुराना, ये सवाल भी एक बार आया था। ठीक है जी। अच्छा, डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक, और हमारे जो क्रोमोसोम्स या हमारे गुणसूत्र हो गए वो 46। तो केंद्रक के अंदर ये सब चीज़ें, केंद्रक भी आपका ख़त्म है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी आपको पढ़ा दिया हमने। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि देखो मैं आपको सवाल सीधा राम सिंह यादव का सीधा सवाल है कि शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्ति ग्रह है ना। अच्छा, एक और सवाल है, इसकी जो खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी, रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है जी। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है जी ऊर्जा स्टोर करना, एनर्जी स्टोर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल इससे, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंग है, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग है ये। क्या है ये? सबसे बड़ा अंग है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सवाल और है इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो पावर हाउस आपको बता दिया, शक्ति ग्रह बता दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं इसको, ये भी सवाल है। ठीक है, और इसका क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए। एक डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, दूसरा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल के अंदर दो जगह डीएनए पाया जाता है, ये भी एक सवाल है। एक तो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, दूसरा डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है जी। अच्छा, शक्ति ग्रह इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और सबसे बड़ा अंग भी यही है। साइटोप्लाज्म आपको बता दिया हमने। उसके बाद है लाइसोसोम।
लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल आता है जी। सुसाइड बैग आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? सुसाइड बैग, आत्मघाती थैले, आत्मघाती थैले, आत्मघाती थैले या सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जब कोशिका में पाचन होता है, भाई हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि खाना पूरा यहीं घूमा है, रक्त में, कोशिकाओं में, हर जगह हमारे बायोमॉलिक्यूल्स जाते हैं। हमारा खाना कन्वर्ट होता है केमिकल रस में, जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो पहुंचते हैं प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में। तो जब खाना यहाँ पहुँचा है तो कुछ ऐसे पॉइजनस चीज़ें भी बनती हैं यहाँ। जब यहाँ खाना मतलब यहाँ कुछ जहरीले पदार्थ भी आते हैं जिनका पाचन लाइसोसोम करते हैं। अगर ये लाइसोसोम उनका पाचन करते करते अगर फट गए तो पूरी कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दैट्स वाई इन्हें क्या कहते हैं? हम आत्मघाती थैले कहते हैं। अच्छा, इनकी खोज के बारे में अगर सवाल आए तो वो भी आप लिख लो कि इसकी खोज डी ड्यूबे ने की, डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे ने की। तो कोशिका का ये सारे पार्ट्स आपको मैंने बता दिए कि आत्मघाती थैले लाइसोसोम, ठीक है जी, डी ड्यूबे ने उनकी खोज की। ये क्या करते हैं कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आ जाए राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कण है कोशिका के अंदर, ठीक है जी। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसकी खोज भी आप लिख लो। इसकी खोज की पैलेड ने। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल के बारे में वो भी आप नोट कर लें जल्दी से, ताकि मज़ा आए वीडियो में। आपको क्लास में जैसा भी जो भी नॉलेज मिल रही है, आप एक कॉपी ज़रूर बनाएं उसके लिए, क्योंकि मैं रोज़ आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। आज का टॉपिक हमारा कोशिका है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं और बहुत सारे अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो रोज़ मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा, आप गारंटेड इनको नोट करेंगे और गारंटेड आप अपने प्रैक्टिस सेट में जो लगवाऊँगा या फिर आप जो अपनी तरफ से लगाएंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों आप एक कॉपी ज़रूर बना लें, ठीक है, और नोट्स लिखते रहें। और कुछ नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मेरी किताब भी आने वाली है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको। अच्छा, कोशिका के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो लिख लो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कोशिका की खोज हमने आपको बता दी। कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पूरे विश्व में? सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका या लार्जेस्ट सेल जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है जी, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, जाहिर सी बात है सबसे छोटी भी होगी कोई, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? वो होगी, सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे बड़ी होगी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, अगर हम मानव की बात करें हमारे शरीर में, तो जो बड़ी होती है सबसे बड़ी उसको बोलते हैं क्या? न्यूरॉन, ठीक है जी, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन ना आए तो फिर क्या होता है? अंडाणु। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, ओवम, उनके लिए भी लिख देते हैं। न्यूरॉन का नाम न्यूरॉन ही है, तंत्रिका कोशिका हिंदी में कहते हैं। अच्छा, मानव में सबसे छोटी, तो छोटी इसमें सबसे छोटी होती है शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु कहते हैं, आप हिंदी वाले लिख लें। अगर ये ना हो तो फिर आरबीसी। दोनों देखो, सबसे छोटी वैसे स्पर्म है, लेकिन स्पर्म के बाद जो दूसरी छोटी है वो क्या है? आरबीसी। इसका साइज सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा आरबीसी का है। अगर ये ना आए तो आरबीसी। न्यूरॉन सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे ओवम। अच्छा, मानव की बात हो गई। कुछ आरबीसी अगर नज़र आया तो आरबीसी को भी आप बिल्कुल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। तो
तो हमारा टारगेट अभी आर्मी का बैच जनरल साइंस का चल रहा है, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है जी। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है जी। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन है, तो आप डायरेक्ट 120 दिन भी लगा सकते हो। 120 दिन डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर 20 से 120 ना लिखा हो तो 120 कन्फर्म है। अच्छा, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, नहीं कॉर्पुसेल। ठीक है जी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल, फुल फॉर्म ये है इसकी। अच्छा, आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी का जीवन काल होगी तो मरने के बाद कहाँ जाती हैं? मरने के बाद ये जाती हैं जी प्लीहा में। प्लीहा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान? सेल का, कोशिका का कब्रिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीहा अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं जी, स्प्लीन। स्प्लीन कलेजा या प्लीहा, बात एक ही है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों की दोनों अगर डेड हो जाती हैं तो इसमें इकट्ठी हो जाती हूँ, तो इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं किसका? सेल का। अच्छा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कलर हो जाता है रेड। रक्त का जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन वो पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। आरबीसी कैसी होती हैं? गोल शेप की होती है, राउंड शेप। ठीक है जी। अगर हम पूछें तो और भी क्वेश्चन बनते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है जी? डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है जी, कॉर्पुसेल्स। इनका जीवन काल कितना है? 2 से 5 दिन। अच्छा, इनके बारे में क्या है? ये रोगों से बचाती हैं, रोगों से बचाती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है, इनको सैनिक भी कहते हैं, शरीर की सैनिक, सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो ये भी सेल हैं, ये भी सेल हैं। ठीक है जी। सबसे बड़ी सेल वो होगी, सबसे छोटी सेल मानव शरीर में सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे छोटी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है पूरे सेल का। देखो, मैं आपको दोबारा बता दूं सेल को कैसे हमें पढ़ना है। आप एक टॉपिक पकड़ें और उसके जितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसी तरह से अपनी बुक बनाई है, कोई फालतू चीज़ नहीं, सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको फिर से रिकैप दे रहा हूँ। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित सेल की किसने की? ल्यूमेनहॉक। जीवित सेल किसे कहते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु को किसने खोजा? ल्यूमेनहॉक ने। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है जी, कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। इसका एक और नाम आ जाएगा पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो माइक्रोप्लाज्मा हो या पीपीएलओ हो। ठीक है, तो ये कोशिकाएं हैं। अच्छा, उसके बाद कोशिका के और भी इम्पोर्टेंट, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है जी? कोशिका 2 टाइप की होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। एनिमल सेल में झिल्ली पाई जाती है और प्लांट सेल में भित्ति पाई जाती है। भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, उसकी वजह से हार्डनेस होती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई मतलब अब थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे हम, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आती है। तो प्रोकैरियोटिक में आपको देसी में बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती हैं जो सबसे पहले बनी, मतलब जो इनिशियल स्टेज में थी, जिनमें बहुत सारे अंग जनरेट नहीं हुए थे। जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया है अपना, और न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं होता, मतलब एक नाम की सेल है, पुरानी सेल है, सबसे पहले बनी थी, जो वेल डिफाइंड, जिससे सभी बने हुए हैं सारे जीव, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। कौन सी? यूकैरियोटिक। अच्छा, कुछ जीव जैसे अमीबा, क्वेश्चन आता है अमीबा क्या है? एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक कोशिका से बने हो, एक कोशिकीय। और हमारा क्या है? हमारे में देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हड्डियों की सेल, मांस की सेल, तो हम बहुकोशिकीय हैं। ठीक है जी। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे सवाल आप नोट कर लें। तो जनरल साइंस की ये वाला टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई इम्प्रूवमेंट है तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूँगा।
आज की वीडियो आप सबके लिए जनरल साइंस की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैं आज बायोलॉजी आपको स्टार्ट कराऊंगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने आर्मी के लिए बनाया हुआ है। तो आर्मी लेवल के ही क्वेश्चन या फिर जो पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, जनरल साइंस के जितने भी रेलवे के वो क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो मैं आपको डायग्राम से नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा आज। बायो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जी कोशिका। अब देखो कोशिका से कितने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आए भी हुए हैं, आगे आने भी वाले हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट ये है कि कोशिका की स्टडी या अध्ययन को, ठीक है जी, कोशिका की स्टडी या अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका की स्टडी या अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका है क्या। तो कोशिका आपको मैं बताऊं या सेल, तो ये क्या चीज़ है? इसमें दो पॉइंट्स हैं। इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, या हिंदी में हम कह सकते हैं मौलिक इकाई। ठीक है जी, मौलिक इकाई। तो शरीर की मौलिक इकाई सेल। अच्छा, कोशिका एक संरचनात्मक इकाई भी होती है, संरचनात्मक इकाई, वो भी कोशिका है। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कोशिका है। कोशिका की खोज, अगला क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है जी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। इम्पॉर्टेंट है, 1665 में, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665। मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी थी। रॉबर्ट हुक साहब ने एक किस पे किया था? ये लकड़ी की छाल, वृक्ष की छाल पे। ठीक है जी, वृक्ष की छाल यानी कि एक मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा कि भाई ये जो छिलका है, ये इस तरह से इसमें कोष्ठक बने हुए हैं। तो इन्हीं को उन्होंने बोला ये कोष्ठक या सेल हैं। तो सभी, लगभग सभी पेड़ों में, सभी वृक्षों में, सभी जीव में इस तरह के कोष्ठक या वृक्ष सेल होते हैं। तो इसीलिए जितने भी जीव बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। जैसे क्या होता है स्ट्रक्चर? पहले सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू हो जाते हैं तो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम के बाद एक बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि भाई जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूमेनहॉक ने, ल्यूमेनहॉक ने। और जीवित कोशिका है क्या? जीवित कोशिका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की खोज हो या फिर जीवित कोशिका की खोज हो, लिविंग सेल की, तो ल्यूमेनहॉक ने की थी। इन्होंने की थी? ल्यूमेनहॉक ने की थी। अब देखो एक सेल क्या है? कोई भी बॉडी हमारी सेल से ही बनता है। कोई भी शरीर हमारा हो, पेड़ पौधे हो, चींटी हो, हाथी हो, सभी सेल से स्टार्ट होता है ना। सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जानते हैं हम बहुत सारे, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ऑर्गन है। फिर सिस्टम बनते हैं, सिस्टम के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला जो है सेल के बाद देखो सेल की स्टडी पढ़ ली हमने, साइटोलॉजी। अच्छा, साइटो वर्ड जो है वो सेल से ही रिप्रेजेंट करता है। साइटो जहाँ लग गया तो सेल। कोई भी एक सेल होती है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। सेल क्या है? इसे हम देख नहीं सकते, इतनी छोटी होती है। तो माइक्रोस्कोपिक है ये, सूक्ष्म जीव होती है सेल, एक तरह से सूक्ष्मदर्शी होती है। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये मैंने जो सेल का स्ट्रक्चर बनाया, इसके मिडिल में होता है जी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है जी, कोशिका के अंग, कोशिका अंग,
सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये बीच में, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है जी, जो ये आउटर लेयर है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसे बोलेंगे केंद्रक, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अच्छा, उसके बाद हर एक सेल में जितनी भी सेल्स हैं, ये सारी की सारी सेल्स में एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। कोशिका एक बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम कोशिका के अंग कहते हैं। इनसे भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इस तरह से इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कुछ इस तरह के छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। उसके बाद कुछ और छोटे पार्ट होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन क्या है और कैसे होती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, ये जनरली 99% क्या होती है, सेमी परमिएबल। पूछा जाता है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल क्या है जी, सेमी परमिएबल अर्ध परागम्य। अर्ध परागम्य। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ मॉलिक्यूल्स इससे आर पार हो सकते हैं। जैसे हम किशमिश फूल जाता है तो उससे कुछ वाटर हमारा इनसाइड चला जाता है। ठीक है जी, इस तरह की मेम्ब्रेन होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आ सकते हैं, इसलिए हर सेल क्या होती है, अर्ध परागम्य। कई ऑप्शन दिया जाता है, सेलेक्टिव है, अर्ध परागम्य, आपने क्या लगाना है, अर्ध परागम्य। अच्छा देखो, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, सेल वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक को बोलते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका, दूसरी होती है जी एनिमल सेल, जंतु कोशिका। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पादप कोशिका में बोलते हैं भित्ति, जो बाहर की जो लेयर होती है उसे भित्ति कहते हैं। ठीक है जी, भित्ति या वॉल, सेल वॉल। और यहाँ पर उसको झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भित्ति सेल्यूलोज की बनती है। किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक प्रोटीन है, सेल्यूलोज एक प्रोटीन है। अच्छा, सेल्यूलोज की वजह से ये क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे पेड़ों को आप टच करोगे वो दबते नहीं है, तो उनकी जो हार्डनेस होती है वो सेल्यूलोज की वजह से होती है, उनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है, ये डिफरेंस है। अच्छा, प्लांट सेल में राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है जी, राइबोसोम के बारे में जब भी सवाल आएगा कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, सेल्यूलोज हो गया, झिल्ली हो गई। ठीक है, झिल्ली का क्वेश्चन जब भी आएगा अर्ध परागम्य होती है। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन आपका क्लियर हो गया। एक होता है अच्छा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके फिर से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास या फिर वीडियोस में यही फ़ायदा होता है कि आप रोक के दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो केंद्रक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केंद्रक की खोज, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने की। देखिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कोई हिंदी मीडियम के हैं, कोई इंग्लिश मीडियम के हैं, डोंट टेक टेंशन। तो मैं दोनों भाषा में आपको बताऊंगा, लिखूंगा भी बाकायदा, ठीक है जी। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपनी कॉपी में प्लीज़ उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। काम क्या है इसका, काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियस जो गोला है, ये जो गोला है, इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके जो अंदर होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम मैंने आपकी PDF पूरी बना रखी है, नोट्स में दे दूंगा आपको मैं बाकायदा। पूरे मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ जनरल साइंस की, आर्मी के लिए। तो मनुष्य में कितने होते हैं, कछुए में कितने गुणसूत्र हैं, कबूतर में कितने हैं, ये सारे। खैर मनुष्य में जैसे आपको याद होगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी, और 44 होते हैं ऑटोसोम, ठीक है। अब ये गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है DNA। क्या पाया जाता है गुणसूत्र के अंदर? DNA। देखो सेल, बहुत छोटी सेल, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। खैर इतना डीपली हमें जाना नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं गुणसूत्र, ठीक है जी। क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं DNA। मतलब मैं अपना अगर बाल भी उखाड़ दूं, वो भी एक सेल निकाल दी, उसमें भी DNA होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। मैं स्किन से कुछ निकाल दूं, मैं कहीं ब्लड दे दूं, तो ये पूरा का पूरा शरीर मेरा किससे बना है? सेल से बना है। कंप्लीट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है जी। तो हर जगह पूरे शरीर में देखो हड्डियाँ बनी है बोन सेल से, मांस बना है मसल सेल से, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा जो बाकी का पार्ट है वो भी अलग अलग सेल से, ब्लड सेल से। ब्लड में देखो ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन आया था, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक, टिश्यू है एक तरह से, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। तो ये मैं